इंडियन एजुकेशन सिस्टम मतलब भारतीय शिक्षा व्यवस्था। इस टॉपिक पे न जाने हमें कितनी बार बचपन से बोलने का मौका मिला होगा, कभी कॉलेज में तो कभी स्कूल में, किसी डिबेट के टाइम पे, किसी ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे। बच्चे जब भी ये टॉपिक चूज करते थे तो उनमें कुछ ऐसे होते थे जो इससे सेटिस्फाइड थे, कुछ ऐसे होते थे जो अनसेटिस्फाइड थे। वो चाहते थे कि इसे चेंज होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, क्योंकि बहुत साल हो चुके थे अपडेट हुए और हम लोग बाकी दुनिया से बहुत पीछे भी थे। तो फाइनली 29 जुलाई को MHRD ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पास किया है और ये पॉलिसी पिछली वाली पॉलिसी से बिल्कुल ही अलग है। तो आज हम उसी के चेंजेस के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि क्या ये पॉलिसी पिछले पॉलिसी के जो भी प्रॉब्लम्स थे उन सबको सॉल्व कर पाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को आसानी से समझ पाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सो हे गाइस, कैसे आप सब? वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आनंद एंड यू आर वाचिंग द क्यूरियस ह्यूमन। तो 34 साल के बाद हमारी एजुकेशन पॉलिसी में आज चेंज आया है। मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करते हुए आपको बताऊंगा कि क्या चेंजेस आए हैं न्यू पॉलिसी में, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा टाइम फ्रेम बताना चाहूँगा कि ये पॉलिसी कोई अचानक से नहीं बन गई कि गवर्नमेंट ने आज चाहा और कल इन्होंने चेंज कर दिया। इस पॉलिसी के लिए अच्छी खासी रिसर्च एंड अलग अलग फील्ड से इनपुट की जरूरत पड़ी थी। लास्ट टाइम जब ये पॉलिसी आई थी तब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी एंड उसके बाद 1992 में थोड़े माइनर अपग्रेडेशन आए थे, तब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। लेकिन फिर उसके बाद से अब तक कोई अपग्रेड नहीं आया था। तो जो ये पहली बार आया था तब ये 1986 में आया था और दूसरी बार जब अपग्रेड हुआ था थोड़ा सा उस समय 1992 में आया था। जब 2014 में बीजेपी इलेक्शन कैंपेन के लिए गई थी तब उनके पार्टी मैनिफेस्टो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी जिक्र था। तो इस न्यू पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया और कब स्टार्ट किया ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। 31 अक्टूबर 2015 को TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने 27 मई 2016 को रिपोर्ट सौंपी। फिर उसके बाद 24 जून 2017 को इसरो साइंटिस्ट के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में 9 मेंबर की टीम बनाई गई एक और फिर उन्हें न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट के लिए जिम्मेदारी दी गई। नेक्स्ट ईयर 31 मई 2019 को ये ड्राफ्ट जो इसरो साइंटिस्ट के कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में बनाई गई थी वो रमेश पोखरियाल जी को सौंपी गई जो HRD मिनिस्टर हैं। फिर इस साल 2020 में 29 जुलाई को NEP ड्राफ्ट मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट HRD मिनिस्टर के द्वारा पास की गई। तो ये थी एक छोटी सी टाइमलाइन कि ड्राफ्ट को बनने में कितना वक्त लगा और ये किस किस प्रोसेस से होके गुजरी। अब चलिए आते हैं अपने नए पॉलिसी पे। सबसे पहले तो जो चेंज है वो ये है कि MHRD को जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट था वो चेंज होके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो MHRD अब नहीं रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रहेगा। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे खर्च को 4.3% ऑफ GDP से बढ़ा के 6% कर दिया है। तो फिर 1.7% की जो ये इंक्रीज है ये तो देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑन पेपर तो अच्छा लगता है। अभी बाकी देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। इसके आगे की जो भी डिविजन्स है मतलब एजुकेशन सिस्टम में जो भी चेंजेस है उसको मैंने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला है स्कूल सिस्टम एंड दूसरा है हायर एजुकेशन सिस्टम। इसको मैंने बिल्कुल इजीली समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कूल सिस्टम से। तो स्कूल का हमें बचपन से ऐसा बोला जाता है कि बच्चे इस क्लास तक पढ़ लो फिर आगे टेंशन नहीं रहे। एंड ऐसे करते करते बच्चे इंजीनियरिंग कर लेते हैं या फिर कोई भी कोर्स कर लेते हैं, आगे अब ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर भी उनके साथ ऐसा ही चलते रहता। लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान उन बच्चों पे जो प्रेशर रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। कभी मार्क्स लाने का प्रेशर, कभी रिलेटिव्स का, तो कभी कंपैरिजन का। तो इस पॉलिसी से क्या पता प्रेशर कम हो जाए बच्चों के ऊपर से। तो पहला पॉइंट जो चेंज है वो है कि अब 10+2 सिस्टम नहीं रहेगा। जो पहले 10+2 सिस्टम था उसको चेंज कर दिया गया 5+3+3+4। ये देखने में आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि 5+3+3+4, लेकिन ये सिस्टम बच्चों के ऊपर से प्रेशर को हटाएगा। आपको समझाता हूँ वो कैसे होगा। पहले स्कूल वाले जैसा मन चाहे वैसे बच्चे को पढ़ाते थे, उनके हिसाब से सिलेबस होती थी। और फिर 10th पास करने के बाद साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करके बोर्ड का प्रिपरेशन या फिर कंपटीशन का प्रिपरेशन करते थे स्टूडेंट्स। अब बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए 5+3+3+4 में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले जो 5 साल होंगे मतलब कि प्री स्कूलिंग से लेके क्लास 2 तक के बच्चों को स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज में फोकस करने को बताया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 साल मीन्स अप टू क्लास 5
इनको फंडामेंटल्स क्लियर करने पे फोकस किया जाएगा। फिर आगे की जो स्टडीज है क्लास 6 से लेके 8 तक की, उसमें उन्हें अलग अलग सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करा जाएगा जो एक्चुअली ब्रॉड सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड लास्ट के 4 इयर्स मींस 9th से 12th तक में इसमें बच्चों को उसके सभी चूज किए हुए सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा। एंड बोर्ड्स के एग्जाम्स का प्रेशर कम करने के लिए एग्जाम ईयरली ना लेके सेमेस्टर वाइज किया जाएगा, मतलब ईयर में 2 बार। एंड सिर्फ यही नहीं, मार्क्स देने का बेसिस भी चेंज होगा, जिससे ओवरऑल अगर कोई बच्चा पढ़ने में थोड़ा वीक है बट स्पोर्ट्स में या फिर कोई अदर एक्टिविटी में अच्छा है तो वो उस बेस पर भी उसे मार्क्स मिलेगा। सेकंड पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू कोडिंग। कोडिंग आप नाम से ये आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ये इससे आपके बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग बहुत डेवलप होगी। इसे क्लास 6 से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और जब बच्चे कोडिंग सीखने लगेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके बच्चों की लॉजिकल और कॉग्निटिव एबिलिटी इंप्रूव होगी। उससे क्या होता है कि बच्चे की जो स्किल डेवलपमेंट होगी वो बहुत अच्छी होगी। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप्स, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। क्लास 6 से ही बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के बारे में बताया जाएगा और साथ में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में बताया जाएगा। 1 साल में बच्चे को 10 बैगलेस डेज होंगे। उसमें क्या होगा कि बच्चा 10 दिन तक कोई लोकल क्राफ्ट या फिर ट्रेड सीखेगा। एंड ये वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इससे बच्चों को अब प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिलेगी। 4th पॉइंट, स्टडी इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू क्लास 5। इसमें क्या है कि बच्चे को आप क्लास 5 तक अपने जो फिर मातृभाषा है या फिर रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चों को फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं, बच्चों को अपने मदर टंग में ज्यादा अच्छे से समझ आता है एज कम्पेयर टू जब वो उसे इंग्लिश में समझते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स का हमारा बहुत प्रेशर रहता था। मैंने भी जब दी थी उस समय बहुत प्रेशर था, आज भी बच्चे देते हैं, बहुत प्रेशर होता है। तो बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, अब एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और एग्जाम जो है वो सेमेस्टर वाइज लिया जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। पहले क्या होता था कि स्ट्रीम सिस्टम थी, तो बच्चे जब 10th पास करते थे तो वो या तो साइंस लेते थे या कॉमर्स लेते थे या फिर आर्ट्स लेते थे और उसी के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट्स उस स्ट्रीम में होती थी तो वो लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चेंज हुआ है कि अब कोई भी वैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेगा। अब अगर बच्चा फिजिक्स के साथ म्यूजिक लेना चाहता है, फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहता है या ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट किसी और सब्जेक्ट के साथ पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। इससे क्या होगा कि एक तो बच्चे का जो उसका इंटरेस्ट है, जिस करियर में उसका इंटरेस्ट है वो तो उसका बना रहेगा, जिस करियर में जाना चाहता है वो वहाँ तो जा सकता है वो, साथ ही वो अपने हॉबी को भी अच्छे से सीख सकता है। ये है हमारा चॉइस ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। एक और बात है, 12th के बाद एग्जाम जो होता है जनरली जो हम लोग ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम्स देते हैं, तो इसमें उन्होंने ऐड किया है कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लेने की भी एक बात कही जा रही है कि वो एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लेंगे। तो देखते हैं आगे फिर ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का क्या बनता है। अब अगर और ऊपर चले मतलब हायर एजुकेशन सिस्टम में, तो यहाँ भी कुछ बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं, तो उन्हें भी देखते हैं। पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला पॉइंट, मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट सिस्टम। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मानो आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, लेकिन आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको कोर्स छोड़ के वापस जाना पड़ेगा। तो अब तक क्या होता था कि आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो या फाइनल ईयर में, अगर आपने कोर्स छोड़ा तो आपके पैसे भी गए, आपका टाइम भी गया, मतलब आपको उस कोर्स से कुछ नहीं मिला। लेकिन अभी ऐसा है, अगर आप 1 साल के बाद कोर्स छोड़ रहे हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद कोर्स छोड़ोगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप 3 साल के बाद छोड़ोगे या फिर कोर्स पूरा करोगे तो फिर आपको मिलेगा डिग्री। तो ये है मल्टी एग्जिट एंड मल्टी एंट्री सिस्टम। इससे क्या है कि अगर आप 1 साल का कोर्स करके छोड़ देते हो, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप बाद में जब भी चाहो सेकेंड ईयर से एडमिशन ले सकते हो, जैसा भी आपका क्रेडिट बना हुआ है उस हिसाब से। सेकंड पॉइंट है ग्रेजुएशन ईयर एंड रिसर्च। अभी तक हमारा जनरल ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, इंजीनियरिंग 4 साल की होती है, वो अभी भी वैसे ही है। जनरल ग्रेजुएशन की बात करें तो उसमें क्या होता था कि आप 3 साल में अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर लेते हो। तो अभी ऐसा नहीं है, अगर आपको जॉब करना है तो आप 3 साल में कंप्लीट करके जा सकते हो। लेकिन अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है आगे, तो आप 4 साल का डिग्री करोगे, उसके बाद 1 साल का मास्टर्स प्रोग्राम हो जाएगा आपका, मतलब पीजी प्रोग्राम आपका 1 साल का होगा, फिर 4 साल का पीएचडी होगा। और तीसरा पॉइंट है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। इसमें क्या है कि अब हमारा कोई स्ट्रीम नहीं है, कोई हमारा ऐसा सब्जेक्ट फिक्स नहीं है, तो
तो हम लोग कोई भी सब्जेक्ट फिक्स कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो फिजिक्स में बट आपका इंटरेस्ट म्यूजिक में है या पेंटिंग में है, तो आप दोनों सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो और उसका जो क्रेडिट है, दोनों सब्जेक्ट के आपको क्रेडिट मिलेंगे और वो एक जो बैंक है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स कहेंगे इसको, और इसमें आपके जो भी कोर्सेज आप करोगे वो सब उसमें ऐड होते रहेगी। आपके हर एक कोर्स का उसमें एक आपका डेटा सेव रहेगा, तो इससे आपका कोई भी ऐसा कोर्स नहीं होगा जो आपने लिया लेकिन वो बेकार के चला गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंगल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। इससे क्या है कि जो हमारा यूजीसी होते थे या एआईसीटी होती थी, अब ये ऐसा कुछ नहीं रहेगा। इन सब के ऊपर एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनेगा और वो पूरे इंडिया के कॉलेजेस को गवर्न करेगा। उससे क्या होगा कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो हाई होएगी और साथ में ही जो भी सेंट्रल या स्टेट या डीम्ड कॉलेजेस वगैरह थे उन सब की सिलेबस अलग अलग होती थी, तो वैसा कुछ नहीं होगा, आप सबके सिलेबस भी सेम होंगे। तो अगर कोई माने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाई कर रहा हो, अगर कोई बेंगलोर में कोई पढ़ाई कर रहा हो, तो उनकी यूनिवर्सिटीज के जनरली सिलेबस अलग होते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा, सबको पढ़ाई एक जैसी करनी पड़ेगी ताकि एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फी कैप डिसीजन फॉर द कॉलेजेस। इसमें क्या है कि जो भी जनरली कॉलेजेस होते हैं, मेनली प्राइवेट कॉलेजेस, जो फी वो लेते हैं वो अपने मन मर्जी के मुताबिक लेते हैं, तो इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए एक फी कैप तैयार करा जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग प्राइवेट कॉलेजेस भी फीस ले पाएंगे। तो अब ऐसा नहीं होगा कि कोई प्राइवेट कॉलेज बहुत ज्यादा फीस ले रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि फी कैप तय होगा एक, और उससे सभी कॉलेजेस को दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों से वो फीस ले पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च फंडिंग। रिसर्च फंडिंग की इंडिया में बहुत कमी होती थी पहले, लेकिन अभी इन्होंने ऐसा किया है कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे जिसमें साइंस के अलावा आर्ट्स के रिसर्च और भी अलग अलग रिसर्च के प्रोजेक्ट्स को फंड करा जाएगा। नेक्स्ट है वर्चुअल लैब। इस पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टेक्नोलॉजी को बहुत बढ़ावा देना चाह रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। और इससे क्या होगा कि अगर कोई कॉलेज है जिससे कोई लैब कराना है अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन उस कॉलेज के पास इतना फंडिंग नहीं है कि वो लैब सेटअप कर पाए, तो वर्चुअल लैब के थ्रू वो अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाएंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। मैं अपना एक छोटा सा ओपिनियन देना चाहूंगा इन सभी पॉइंट से। जो भी चेंजेस आए हैं ये चेंजेस तो मुझे सही लगे हैं, लेकिन बात ये है कि जैसे हमें पता है हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती सही, तो ये सभी चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए उनके पास उन्हें टीचिंग फैसिलिटी चेंज करनी पड़ेगी, या फिर अगर जो भी उनके फैकल्टीज हैं उन्हें अपग्रेड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेंज करने पड़ेंगे। फिलहाल अगर देखें तो ये क्या गाँव में उन तक पहुंच पाएगा, उन बच्चों के पास तक, मतलब ये इन पॉलिसी की लास्ट माइल डिलीवरी हो पाएगी? तो आपको क्या लगता है कि आप अपना ओपिनियन दे मुझे, ताकि मैं भी देख सकूं कि आप क्या सोचते हैं इस नई पॉलिसी के बारे में। आप बताएं कि आपको ये पॉलिसी कैसा लगा। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll be back with another video soon.